आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की समस्याओं को लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आपको दिखाते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना की आबो हवा बिल्कुल जहरीली हो गई है, सांस लेना मुश्किल हो गया और सांस की कई बीमारी पटना शहर और बिहार के तकरीबन 11 ज़िलों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पटना शहर के डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जहरीली हवाओं से, ये जो प्रदूषित हवाएं हैं, उससे क्या क्या पटना के लोगों को परेशानी हो रही है और किस तरह की मरीज जो हैं आपके पास आ रहे हैं और क्या इसका निदान है, क्या इसके बचाव के तरीके हैं। तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर आरपी सिंह जी और इनसे हम बातचीत करेंगे तमाम बातों पे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे है कि पटना की जो हवा प्रदूषित हो चुकी है और सांस लेने का काफ़ी परेशानी, कई तरह की बीमारियां हो रही हैं सांस लेने की, तो कैसे कैसे मरीज आपके पास आते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपके बेनिफिट न्यूज़ के सभी स्टाफों को, प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्टर से लेके आप तक हमारी हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ कि आप जितने भी छुपे हुए डिजीज हैं, छुपे हुए चीज़ें हैं, उसको आप लोग मार्केट में हमारे श्रोताओं तक आप लोग ढूंढ के उसे हम लोगों से या फिर सारे लोगों से भी आप लोग उसे पूछ के, बता के और उस रोग के बारे में उजागर करते हैं कि हम कैसे सतर्क रहें। आज आपने अपने बेनिफिट न्यूज़ में मुझे अपना प्रोग्राम अपने बुलाया है स्टूडियो में, इसलिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। अभी की जो पोजीशन आपने पूछा कि इतनी जहरीली हो गई, हवाएं हो गई है कि प्रदूषित से जहाँ आप जाते हैं वहीं एलर्जी की शिकायत देखते हैं। तो ये जो प्रदूषित जो हवाएं हो गए हैं, रियल में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊँ कि पटना में वो सफाइयाँ नहीं है जितनी सफाई होना चाहिए था। और जिस रोड की तो बातें हैं तो रोड में थोड़ी सफाई होते हैं, लेकिन रोड से जैसे ब्रांच रोड में आप जाएंगे, जैसे ब्रांच रोड में जाएंगे, जिधर जाएंगे उधर जाएंगे, केवल गंदगी का ही अमार भरा हुआ है। पता नहीं इस सरकार आई हुई है और हमारे मेयर डॉक्टर श्रीमती सीता साहू जी आई हैं। हो सकता है कि उस पर काफ़ी स्टेप लगी, क्योंकि कहना था कि मैं काफ़ी स्टेप लेके और पटना को स्वच्छ और सुंदर बनाऊंगी। मुझे सीता जी को बहुत बहुत मैं नमस्कार करना चाहता हूँ और धन्यवाद भी लेना चाहता हूँ कि एक मेयर महिला होते हुए भी इस तरह की स्टेप ले, मुझे बहुत ही खुशी है। इसलिए मैं सीता साहू जी को नमस्कार करना चाहता हूँ। जहाँ भी सीता साहू जी हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि आपने एक स्टेप लिया कि मैं सफाई और पटना को स्वच्छ और सुंदर बनाऊंगी। अब रही बात की जो आपने पूछा कि इतनी प्रदूषित हवाएं क्यों हो गए हैं, तो यहाँ पर रियल में मैं आपको कहूँ कि रियल में प्रदूषित हवाएं बहुत हो गया है पटना में। और इतनी गंदगी के चलते जो हवाएं वहाँ से आते हैं वो आपके नाक तक पहुँचता है, सांस तक पहुँचता है, वो हम डायरेक्ट इनहेल भी करते हैं, जिसमें हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो कंजस्टेड हो जाता है, इसमें झिल्ली बन जाते हैं और आदमी को सर्दी, छींक, नाक से पतला पानी, फिर उसके सिर में दर्द, भारीपन, हैवीनेस और साथ साथ गले की शिकायत और खांसी में कन्वर्ट करता है, जैसे मैं बताऊंगा कैसे तो करता है। इसलिए हम तो देखते हैं कि आप जो प्रदूषण की बात कर रहे हैं और एलर्जी की बात कर रहे हैं, वो एलर्जी इतनी है कि मैं अभी 27 को मेरे पास नंबर अभी आया है, जिसमें अभी मैंने 14-15 आदमी को देखा है, जिसमें 10 आदमी केवल कंजेशन की शिकायत से परेशान है। उनकी नाक बंद हो जाती है, सिर में दर्द होता है, सिर में भारीपन होता है, गले में कंजेशन होता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है, ड्राइनेस ऑफ लिप्स होता है, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट होता है, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जिसके चलते उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। और फिर वो बाद में चल के आत्मा में, जो मैं बाद में बताऊँगा, वो आत्मा में कन्वर्ट करता है। होता क्या कि हम बार बार तो दूषित हवा लेते हैं, तो हमारे यहाँ हमारी जो झिल्ली है या जो कॉन्टैक्ट है या हमारी नेजल वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें जाके वो फंस जाता है
अब फंसने के बाद जितनी शुद्ध हवाएं हम अंदर लेना चाहते हैं वो नहीं चाहता है, और उसी दूषित हवा को हम बार बार लेते हैं। उसके चलते हमें काफ़ी एलर्जी की शिकायत है। एलर्जी के चलते लोग बहुत परेशान हैं, बहुत सारी दवाएं खाते हैं। मैं दवा का नाम नहीं रखूँगा, किसी चिकित्सा का नाम नहीं रखूँगा, लेकिन मेरे समझ से आप यहाँ 90 to 95%, मैं अगर 99% कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 90 to 95% पब्लिक इससे अफेक्ट हो रही है, और एक भी दवा उसको कारीगर नहीं है जिससे वो ठीक करे। होता क्या है, दूषित वातावरण में आने के बाद जब हम दूषित वातावरण में डस्ट हमारे अंदर जाता है तो बहुत लोग स्टोर करता है। देखते हैं बहुत हमारे पेशेंट बताते हैं कि हम जब थूक बीतते हैं या खखार बीतता है, जिसके स्प्यूटम कहते हैं, निकालते हैं, तो उसमें बहुत काला काला निकलता है, जामा निकलता है, तो वही आके बैठ जाता है, और आपने जोर से उसको इनहेल किया तो फिर आपके वो लंग्स में आ जाता है, जिसके चलते आपको बाद में ब्रोंकाइटिस पैदा करता है, अजमा पैदा करता है। इसलिए मैं आपको अपने टीवी चैनल के माध्यम से आपके सभी स्टाफों को मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस जहरीली हवा से बचने के लिए पब्लिक, हमारी सरकार तो बोली थी मास्क लगाइए, लेकिन मास्क लगाने से क्या होगा, आप सारे रूम को बंद कर देते हैं, और सारे रूम को जब बंद करते हैं और खिड़कियां बंद करते हैं, सुबह जाते हैं, हमारा असिस्टेंट आता है, देखते हैं उस पर भी ऐसे करते हैं, तो देखते हैं कि धूल लगा हुआ है। ये इतना सेफेस्ट में है, जबकि 200 गज दूरी पर, 300-400 गज दूरी पर हमारा रोड है। अब मैं एक प्लेन कॉलोनी में रहता हूँ, तो वहाँ अगर चारों तरफ से बंद हो, मेरा शटर बंद हो, शीशा बंद होता है, शटर बंद होता है, उसके बाद भी सुबह आता है तो कहता है कि सब बंद है सर, कहाँ से आ गया। तो इतनी प्रदूषण है, इतने बंद होने के बाद भी इतने प्रदूषण फैले हुए हैं, तो उस प्रदूषण से बचने के लिए आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, और नहीं एक्टिव रहिएगा तो हमको लगता है कि 90% लोगों को दमा हो ही जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आजकल हमारे यहाँ कल देखते हैं, कल पेशेंट आया था मेरे यहाँ तक, आज भाई हम हॉस्पिटल में जाते जाते दम तोड़ दिए। आखिर दम तोड़ने की क्या बात, जम जाता है। मैं पहले आपको बताऊं इस दस्त से क्या होगा। इस दस्त से क्या होता है, मेरा नोज कंजस्टेड हो जाता है, सांस में मुझे तकलीफ आती है, फिर आके हमारे इस पर जो हमारा ये नाक में मांस भर जाता है, जो साइनस में होता है, मांस भर जाता है, सांस में मुझे दिक्कत होती है। वो रात में सोइए तो लोग कहता है आज आप खराटा ले रहे थे, तो उसमें खराटा भी आएगा, क्योंकि नोज कंजस्टेड हो जाता है, तो खराटा भी आता है। सर, एक बहुत बड़ी बात आपने कहा है कि जो खराटा होता है नोज कंजेशन की वजह से होता है, जिससे बीमारियां बढ़ सकती हैं जी। तो खराटा लेना भी कहीं ना कहीं एक तरह से प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। बार बार प्रदूषण के चलते ही खराटा होता है, प्रदूषण के चलते आपका नोज कंजस्टेड हो जाता है, सर्दी होगी, ठीक होगा, नाक से पतला पानी आएगा। और वही नहीं, एक और कंप्लेन होता है, बहुत हमारे यहाँ शिकायत आता है कि सर्दी होते होते देखिए ना मेरा नाक फूल गया है, नाक फूल गया, लाल हो गया, अंदर घाव हो गया, उसमें दवा लगाते हैं और उसके बाद वो भी ठीक नहीं होता है, खोटी पड़ जाता है, जम जाता है, छुआ नहीं, मेरा नाक छुआ नहीं जाता है। उसमें वो भी प्रदूषण के चलते होता है, वही एलर्जी के चलते होता है, उसमें कोई दवा की जब जरूरत नहीं है, ना कुछ लगाने की जरूरत है। हम जब उसमें एलर्जी की दवा में बताऊंगा कि क्या खिलाएगा कि उसका नोज का कंजेशन और नोज जो कंजस्टेड है, लाल हो गया है, जो छूने में उसको अपने स्प्यूटम को निकालने में दिक्कत होती है, तो उसे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। उसको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, न कोई दवा लगाने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर से दिखाने की जरूरत नहीं है। सर, इतनी तकलीफ। लास्ट सवाल सर, प्रदूषण से बचने के लिए लोग क्या क्या सावधानी अपनाएं? प्रदूषण से तो हम बचें कैसे? दिक्कत यहाँ है, अगर उस समय कोरोना आया था तो लोगों कहे कि मास्क लगाओ, तो लोगों कहे कि मास्क लगाओ, तो लोग तो इतना हमारे यहाँ इतना अवेयरनेस नहीं है, जिसके चलते वो मास्क लगाना लोग बंद कर दिया। तो हमको तो लगता है कोरोना से ज़्यादा घातक ये है। वो तो कोरोना एक बार आया, महामारी जैसे मार के चल जाता है, ये तो रोज़ मारता है आपको। तो उसके चलते हम पहले अगर हमसे संभव हो जाए तो मास्क का जरूरत यूज करें। दूसरी, हमें दूषित वातावरण तो रहते हैं, दूषित हवा में रहते हैं, तो हमें सावधानी की जरूरत पड़े कि हम थोड़ा गर्म पानी पिए, वैसे स्थान पर नहीं जाए जहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो। अपने घर में बहुत महिलाओं को देखिएगा, बोलती है कि हम अगर घर को सफा करते हैं, झाड़ू साफ करते हैं, तो छींकते छींकते परेशान हो जाती है। वो सारे एलर्जी के चलते होता है।
एलर्जी कन्वर्ट द साइनस, देन कन्वर्ट द ब्रोंकाइटिस। अंत में आपको ब्रोंकाइटिस होगा ही। जब ये कंजेशन हो जाता है तब हम देखते हैं मेरा नाक बंद हो गया, नाक में खोटी जैसा पड़ जाता है, नाक में ठीक मांस बढ़ जाता है, मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उस समय क्या होता है, मुझे ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह सूखा सूखा, गला सूखा सूखा, ओठ सूखा सूखा, नोज सूखा सूखा हो जाता है। उस बीच में हमें वहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर पड़ता है तो थोड़ा गर्म पानी से उसको लेके अपने के नाक को छिड़के। नाक में आज तो देहात में तो जानते हैं कि लोग सरसों तेल लगाता है, लेकिन आप सरसों तेल नहीं, आज तो हम लोग यहाँ पर दवा की व्यवस्था की है। दवा की व्यवस्था नहीं, कंपनी बनाती है, तो उस दवा को नाक में लगाते हैं और बहुत लोग तो नाक में दवा डालता है। कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एज ए होम्योपैथ डॉक्टर, मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट का हेड हूँ, मैं 4 आजमन का डॉक्टर हूँ। और यही नहीं, मैंने 12.5 लाख केस देखा, इंडिया का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। मैं आपको जो बता रहा हूँ स्पष्ट बता रहा हूँ, अगर काफ़ी ध्यान रखेंगे तो आप न साइनस होगा, न एलर्जी होगा, न नोज में कंजेशन होगा, न थ्रोट में कोई कंजेशन होगा, न ही आपको एड्रेनॉइड होगा, और न ही आपको आके ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट करेगा। खराटा भी ठीक हो जाएगा। लोग कहते हैं कि मुझे इतनी खराटे हो रही है, मैं क्या करूं डॉक्टर, मैं तबाह हो गया। बीबी भी कहती है कि क्या ही रात भर वो खर करते रहते हैं। आप बात कहीं कुटुमाता में जाइए तो लोग कहते हैं अरे यार रात भर तो हमको सोना नहीं है। मैं कभी कभी ट्रेन में जाता तो मुझे बड़ी हंसी आती है। वहाँ देखते हैं कि ट्रेन खोली और सब लोग शांत हो गए, सोने के गए, तो कुछ आदमी ऐसे हैं जो खराटा इतनी जोर से खराटा। मैं अपने जनरल क्लास की बात में मैं एसी की बात करता हूँ, जनरल में क्या होता है वो भी जानता हूँ, और एसी की बात करता हूँ। लोग कहता है कि भाई साहब आप तो सो लिए, मुझे तो सोने दीजिए। ऐसे भी होता है, उनको काफ़ी कष्ट होती है। वैसे लोग भी हम लोग आते हैं, और सारे लोगों को हम लोगों ने अपनी दवा से, जो होम्योपैथ दवा से उनको खराटा ठीक कर देते, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, और ना उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं यही कहूँगा, ऐसे जैसे शहर में जहाँ पर हम लोग हैं पटना में, तो पटना में रहने की वजह से गंदगियाँ तो है, ये है, मैं नहीं कहूँगा, मैं बिहार की शिकायत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप अपने प्रिकॉशन रखें। सरकार की हम लोग मदद दें कि हम लोग कैसे सफाई करें, सफाई में रहें, क्योंकि सरकार का दोष है, ये हम सभी लोगों का दोष है। और लगता है कि हम लोग स्वादी हो गए, तो ज़्यादा धूल कण में नहीं है, धूल कण को बचावें। अभी एटमॉस्फेरिक चेंज हो जाता है, हवा जिस तरह का आ रहा है, ऐसा हवा तो हमने कभी इधर देखा नहीं। एक बार पछिया चलता, लोग कहते हैं ये फगुनहट हवा चला, अब सारा बादल खत्म हो जाएगा, लेकिन सारा बादल भी 10 बजे 9 से 11 12 बजे तक रहता है, फिर उसे ठंडा आने लगता है मौसम, और फिर उसे काफ़ी ठंडा हवा आता है, तो ठंडा हवा लगता है, रात को फिर ठंडा, 8-10 बजे तक ठंडा। आजकल बीमारियाँ बहुत हो रही है, चेस्ट की बीमारियाँ बहुत हो रही है, कंजेशन की बीमारियाँ बहुत हो रही है, साइनस की बीमारियाँ बहुत होती है, एलर्जी की बीमारियाँ बहुत होती हैं। तब हम प्रिकॉशन में, पहले मैं दवा बताऊँ, आखिर इसकी दवा क्या होगी जिससे हम जाएंगे। प्रिकॉशन की तो बात में बताऊँगा, क्या हो सकता है, हम कौन सी दवा खाएं जिससे हम इससे बच सकते हैं। बचने के लिए यही है, हम पहले क्या करेंगे कि किसी अपने होम्योपैथ चिकित्सक से दिखा। मैं दूसरे पैथी की बात नहीं करता हूँ, वहाँ क्या होता है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि 90-95% अगर ट्रीटमेंट एलर्जी की है तो वो होम्योपैथिक साइंस में है, और हमारे सारे डॉक्टर सेंसिटिव है, वो काफ़ी आपके ध्यान रखेंगे। आप क्या करें, शुरू जाने के बाद हम पारा तो ब्रायनिया की जरूरत हमें पड़ेगी। ब्रायोनिया का 30 सब लोग जानता है, ब्रायनिया सब जानता है। ब्रायनिया मार्केट से लावे, 30 पावर में लावे, और 30 पावर में लेके अगर गोली में बनाते हैं तो छोटी सी गोलियाँ 30-20 नंबर की गोली बनाते हैं, तो 15-20 गोली 3 बार लें। अपने पानी से नाक की सफाई करें। अगर आपके पास वायल है तो थोड़ा वायल का जरूरत यूज करें। ब्रायनिया को लेने से आपका कंजेशन कम हो जाएगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ कम हो जाए, ड्राइनेस ऑफ लिप्स कम हो जाए, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट कम होगा। आदमी को खांसी हो जाए, खांसते परेशान होते, तो ब्रायनिया मेडिसिन इज द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल द एलर्जी ऑफ द ड्राइनेस ऑफ कफ, ड्राइनेस म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ड्राइनेस ऑफ नोज। ये वेरी गुड मेडिसिन टू कंट्रोल द एलर्जी। दूसरी बातें हम आते हैं वहाँ पर, मैं अपने दर्शकों को बताऊँ कि ये जब हमारे नाक में बहुत सर्दी होता है, छींक होता है, नाक से पतला पानी गिरने लगता है, एलियम सीपा इज द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल दी ये एलर्जी। एलियम सीपा को लावे, और एलियम सीपा को 30 पावर, पहले हमारे यहाँ
आप विदेशों में देखिएगा तो 630 और 200 ये हाई डोज। हमारे बिहार में चिकित्सक 200 नंबर शुरू करते हैं, लेकिन मैं अपने चिकित्सक को कहूँगा कि आपको रिपोर्टेशन, आपको सिलेक्शन मेडिसिन ठीक है, लेकिन आप पे जो पोटेंसी सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि आपने एक्यूट में केस में आता है, तो 30 नंबर से पहले ज़्यादा नहीं ठीक है। 30 नंबर देने से अगर हम 3-4 बार खाते हैं तो हमको जल्दी आराम मिल जाता है। अगर 200 नंबर की दवा लाते हैं, आज एक बार खाएंगे, कल नहीं तो परसों खाएंगे, तो उसे क्योर भी नहीं होगा और सप्रेश भी नहीं होगा। वो स्लो हमारी आजकल दर्शक हैं, वो सोचते हैं कि जल्दी ठीक हो, अभी दवा लिए, शाम से आराम मिला, कल आपको बोले कि डॉक्टर साहब बहुत आराम मिला, आराम मिला। तो हमको यहाँ जरूरत है कि हमारे पेशेंट को जल्दी आराम मिल जाए। तो एलियम सीपा इज द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल द एलर्जी। और वे ही नहीं, एलर्जी में अगर नाक में घाव हो जाता है, नाक लाल हो जाता है, छिड़कने में दिक्कत होती है, छूने में दिक्कत होता है, तो एलियम सीपा इज द बेस्ट मेडिसिन कंट्रोल द वॉइस रेड टिप्स ऑफ नोज। नाक की अच्छी दवा है, रेडनेस की अच्छी दवा है, और अंदर घाव जैसा क्रस्टी बनता है, तो एलियम सीपा इज द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल द वॉइस एंड क्रस्टी। ये है। दूसरी तरफ जाएंगे, हम आर्सेनिक की जरूरत पड़ेगी, तो देखेंगे आपकी इस बार जो हुआ, कोरोना हुआ, और आर्सेनिक हमारी जो एक ऐसी दवा है जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया, हमारा सेंट्रल काउंसिल भी रिकॉग्नाइज किया, हमारी भारत सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज किया कि आर्सेनिक खाएंगे। वो तो एलर्जी उसमें होता था, खांसी, सर्दी, कंजेशन, ब्रेथलेसनेस। एलर्जी खाने से, आर्सेनिक 30 नंबर खाने से हमको प्रिवेंट भी करता है, क्यूरेट भी करता है। प्रिवेंट भी करेगा, क्यूरेट, जो आने वाला उसको रोक देगा और जो हो उसको ठीक करेगा। लेकिन 2 से 3 डोज जरूर पकड़, 2-2 घंटा पकाएंगे, नहीं हो तो 4-4 घंटा पकाएंगे, नहीं हो तो 3 बार, सुबह दोपहर शाम खाएंगे, आराम हो तो सुबह शाम खाएंगे। इसी तरह से अगर कफ जम जाए तो हम सेनेगा का यूज करते हैं। सेनेगा का मदर टिंचर लिया जाए और 10 बूंद थोड़े गुनगुना पानी में दे के पिया जाए, तो चेस्ट में कंजेशन भी कम, थ्रोट का कंजेशन भी कम होगा, कफ जमा वो भी धीरे धीरे निकल। आप खाओ कर कफ निकलता नहीं है। तो वैसे में सेनेगा इज द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल द ड्राइनेस ऑफ ये थ्रोट एंड सप्रेस दी आपका ये कफ, वो कफ को भी निकालता है, सेपरेशन को भी कम करता है, और सारी चीज़ों को वो ठीक करता है, चेस्ट को भी ठीक है, लंग्स को भी ठीक है। दूसरी दवाई में मैं आपको बताऊं, हीपर सल्फर इज द बेस्ट मेडिसिन। मौसम चेंज में, ऐसे एटमॉस्फेरिक चेंजेस की जो मौसम होता है उसमें, मौसम वेदर चेंज में, तो हमें हीपर सल्फर की ज़रूरत पड़ी और नेट्रम सल्फ की ज़रूरत पड़ी। अगर नेट्रम सल्फ और दोनों में कोई एक, नेट्रम सल्फ ले और नहीं तो हीपर सल्फर 30 में, 3x में नहीं 30 में लें, तो हमें जो बार बार टेंडेंसी हो रहा है, आज भी हो गया, 10 दिन के बाद हो गया, फिर 2 दिन के बाद हो गया, फिर 15 दिन के बाद हो गया, मौसम चेंज हो गया होता, ठंडा गर्म हो गया, तो बार बार आदमी रुमाल लगाए रहता है, वो सारे चेंज आपके हमारी एलर्जी की कंप्लेन उस दवा से कम हो जाए। मार्केट में जो भी कंप्लेन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डस्ट कन की इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मौसम चेंज हो रहा है, ठंडा गर्म, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कहूँगा सारे मेडिसिनों से, ऐसा आप नहीं समझेंगे कि हाय मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर से इस साल रिटायर किया, 2021 में रिटायर किया, तो उससे नहीं होता है। मैंने अपने 12 लाख पेशेंटों का एक्सपीरियंस देखता हूँ और कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मेरे ये श्रोतागण, कोई ऐसा दिन नहीं है कि मेरे यहाँ कोई एलर्जी का 20 केस से कम आता हो, और ये इसकी संख्या बढ़ते जा रही है। अभी घर घर बीमार है, घर घर सर्दी, घर घर टॉन्सिल, घर घर नोज कंजेशन, लोग परेशान है। इसलिए प्रदूषण को बचाएं, गर्म पानी पिए, सुसुम पानी का यूज करें बराबर, और अगर मौसम चेंज होता है अपने को बचावें। रात को ना हो तो आप कान ढक के और थोड़ा सुसुम, ऐसे मौसम में थोड़ा सुसुम पानी का यूज करें। इस तरह से आप काफ़ी ध्यान रखेंगे तो आप इसे छुटकारा पा सकते हैं। और आप भी कोशिश करिए हम इसे छुटकारा कैसे पाए, और डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर हमारी बड़ी आपको मदद करते हैं, इसमें कोई दो मदद काफ़ी, लेकिन आप डॉक्टर को भी समय दीजिए, चूँकि एलर्जी है, 10 साल का है, 5 साल का है, 2 साल का है, 1 साल का है, 1 दिन का तो नहीं है। तो ये क्रॉनिक एलर्जी आता है, उसमें डॉक्टर को तो मैं श्रोताओं को कहूँगा कि अभी थोड़ा समय दें, वो आपको अच्छी ट्रीटमेंट देंगे और एलर्जी से मुक्त कर लें।
मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको स्नोरिंग नहीं होने देंगे, आपको एलर्जी नहीं होंगे, नाक से आपको पतला पानी नहीं आएगा। एडेनोइड की तकलीफ हो तो मांस दोनों तरफ बढ़ जाता है। बम्बे से परसों हमारे खबर है कि डॉक्टर साहब एक मेरा बच्चा है 6 महीने का, और उसका नाक बंद हो गया। डॉक्टर साहब कहते हैं उसमें नेजल ड्रॉप डालिए, और ट्रिविनिया क्या क्या होता है मैं जानता नहीं, और ट्रिविनिया कोई नेजल ड्रॉप से उसको डालिए, या फिर उसको आपको ये क्या दो आपको कहते हैं वो ब्रोंको डायलेटर का यूज कीजिए। छोटा बच्चा है, डॉक्टर साहब परेशान हो जाता है, हम लोग क्या करें। और उसका नाक खुल जाता है, मुँह से सांस खर करता है। तो एक बार दिया था उसे, बहुत आराम था, दूसरी बार भुला के आदमी ठीक होता था, भुला जाता है। फिर उसने दवा दिया और काफ़ी उसको आराम मिली है। और परसों हमारे फ़ोन भी है, बहुत आराम मिले डॉक्टर साहब। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप धन्यवाद के पात्र हैं। उनके क्यों बाबू, अरे तो हम लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद के पात्र तो आप लोग होते हैं, आप जो बताया वो होता है, तो आप एक बार वहाँ दिखाइए। इस तरह से मैं आपको बताऊँगा, मौसम चेंज हो, प्रिकॉशन रखें, थोड़ा सा न हो। मोटरसाइकिल चलाते हैं हम लोग ऐसे, एलर्जी की शिकायत है, और एलर्जी की शिकायत मोटरसाइकिल को चलाते हैं, और वो हेलमेट भी नहीं लगाते, एक मफलर भी हम ऐसे करके डाल देते हैं, तो मेरा ये भी ढक जाता है, ये भी ढकता है, गला भी ढक जाता है। तो यहाँ भी हमारे यहाँ के जो बहुत सारी पब्लिक है जिस पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो नेचर के विरुद्ध काम करने पर प्रकृति दंड दे ही देती है। मुझे भी नहीं छोड़ेगी, आपको भी नहीं छोड़ेगी। चलिए सर, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी हमारे दर्शकों को बताया, और वो आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पटना में जो प्रदूषण है उसके बचाव के तरीके भी बताएं, और क्या क्या उसमें बीमारियां होती हैं, क्या क्या परेशानी होती है, तमाम बातें डॉक्टर साहब ने विस्तार पूर्वक बताया है। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसको देख के लोगों में जानकारी, अवेयरनेस बढ़ाएं कि प्रदूषण से कैसा बचा जा सकता है, और प्रदूषण का इलाज कहाँ होता है और कैसे होता है और किस विभाग में होता है। तमाम जानकारी, बहुत सारे डॉक्टर साहब ने दवाओं का भी नाम बताया, गर्म पानी का भी यूज़ बताया है। हम अगले एपिसोड में एक नई बीमारी पर चर्चा करने के लिए आपसे हम फिर मिलेंगे, फिर रूबरू होंगे। डॉक्टर साहब नई बीमारी के बारे में आपको बताएंगे, उसकी सावधानियों को बताएंगे। तब तक के लिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं, नमस्कार। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।